सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश उके, स्थान कुंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 19 सरकारी बजट और कर निर्धारण पढ़ेंगे। लेसन प्लान के अनुसार हमारे अध्यापन बिंदु इस प्रकार है। पहला, प्रस्तावना, जिसके अंतर्गत सरकारी बजट और कर। दूसरा, सरकार की भूमिका। तीसरा, सरकारी बजट। चौथा, जनता की भागीदारी और बजट। पांचवा, कर, जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। छठवां, मूल्य संवर्धित कर, जिसे हम वेट कहते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। सातवां, वस्तु और सेवा कर, जिसे हम जीएसटी कहते हैं, गुड्स और सर्विस टैक्स। और आठवां, करारोपण में न्याय संगतता। नौवां, कर अवंचना या कर चोरी। और 10वां, कर व्यय और अंतर्राष्ट्रीय तुलना। बच्चों, अब हम हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं। अध्याय 19 सरकारी बजट और कर निर्धारण। तो बच्चों, सरकारी बजट होता क्या है? तो सरकारी बजट बच्चों परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, बजट क्या होता है? बजट का अर्थ नहीं। तो सरकार के आय व्यय का ब्यौरा बजट कहलाता है। दूसरी चीज पूछा जाता है, राजस्व किसे कहते हैं? तो सरकार की आय का साधन, जिससे सरकार को आय प्राप्त होता है, वो राजस्व कहलाता है। सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने सरकार जनता से जो आय प्राप्त करती है, वो टैक्स के रूप में होता है। तो इस प्रकार सरकारी बजट और कर निर्धारण। अब हम पढ़ेंगे बच्चों सरकार की भूमिका। आधुनिक समाज में सरकार कई महत्वपूर्ण कार्यों के प्रति उत्तरदायी है, जिसमें बाहरी खतरों से देश की सुरक्षा करना, पुलिस के माध्यम से आंतरिक कानून व्यवस्था को बनाए रखना। इसके अलावा सरकार का एक और बड़ा दायित्व नागरिकों को कई तरह की सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना। सार्वजनिक सुविधा की एक बड़ी विशेषता यह है कि इसमें एक बार उपलब्ध कराने के बाद इसका उपयोग सभी लोगों के द्वारा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, किसी क्षेत्र में अगर बिजली की आपूर्ति की जाती है, तो यह उस क्षेत्र के अनेक लोगों के लिए उपयोगी होगी। किसान अपने पंप सेट चला सकता है। कारखानों, कार्यालयों, दुकान और घरों में इस बिजली का उपयोग किया जा सकता है। सरकार के द्वारा यह प्रयास किया जाना चाहिए कि देश का कोई भी नागरिक सार्वजनिक सुविधाओं से वंचित न हो। इसके लिए इसकी कीमत अधिकांशतः लोगों की क्रय शक्ति के अंदर रखनी चाहिए, ताकि इस सुविधा का लाभ लेने वाले सभी व्यक्ति इसका भुगतान आसानी से कर सके। लोगों की आजीविका को सुनिश्चित करने का दायित्व सरकार को ही है। लोगों ने काम करने का अधिकार और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा, इसके तहत लोगों को गांव में ही कार्य दिया जाता है। आपने मनरेगा के बारे में सुना होगा, MANREGA, मनरेगा, जिसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉय गारंटी एक्ट। तो इस कानून के तहत सरकार की यह जिम्मेदारी तय की गई है कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को साल में 100 दिन का कार्य उसकी मांग पर उपलब्ध कराएगी। यह कार्य लोगों को उनके इलाकों में ही उपलब्ध कराना होगा और इसके लिए होने वाला पूंजीगत खर्च और मजदूरी का खर्च सरकार करेगी। स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध करवाकर मनरेगा के तहत सामाजिक उपयोग के कई कार्यों, जैसे चेक डैम, वाटर हार्वेस्टिंग, सड़कें, तालाब आदि का निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार से खाद्य सुरक्षा में भी सरकार की अहम भूमिका है, जहां उसे कई कार्य करने पड़ते हैं। भारत सरकार ने अतीत में हैवी इंजीनियरिंग, विद्युत उत्पादन, इस्पात उत्पादन, पेट्रोलियम पदार्थ और भारी उद्योग
ऐसे कई महत्वपूर्ण उद्योगों की स्थापना की है और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके बिना औद्योगिकरण बहुत ही कठिन होता है। ग्रामीण इलाकों में सिंचाई परियोजनाओं और कृषि विस्तार के कार्यों पर सरकार के द्वारा किए जाने वाला खर्च भी कृषि उत्पाद में वृद्धि के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। सरकार की एक और भूमिका नियमन को लेकर है और नियमन के तहत कई तरह के कानून बनाए जाते हैं जो व्यापार के तरीकों को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए आप खाने की चीजों के पैकेट खरीदते समय उन पर FSSAI का निशान देखे होंगे। बच्चों, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है FSSAI का पूरा नाम लिखिए। तो FSSAI का पूरा नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये इस बात को सुनिश्चित करता है कि विभिन्न दुकानों और कंपनियों द्वारा बेची जा रही खाने पीने की सामग्री एक निश्चित सुरक्षा के मापदंडों का पालन करें। कुल मिलाकर FSSAI खाद्य सामग्री को विभिन्न नियमों और निगरानी के जरिए सुरक्षित बनाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा करने के प्रति जवाबदेह है। इसके तहत खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए विनिर्माण, संग्रहण, वितरण और उत्पादों की बिक्री के संबंध में नियम बनाए जाते हैं। विभिन्न खाद्य और पेय पदार्थ जैसे हम चिप्स खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, फलों के जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, उसमें मिलाए जाने वाले परिरक्षक पदार्थ के मापदंड भी FSSAI के द्वारा ही तय किए जाते हैं। यह समय समय पर इसके नमूने भी लेता रहता है ताकि वह इस बात की जांच कर सके कि उसके द्वारा निर्धारित मापदंडों का पालन हो रहा है या नहीं। यह इस बात को भी सुनिश्चित करता है कि सीलबंद खाद्य पदार्थों पर उत्पादन एवं समाप्ति की तिथि व मात्रा, सूचनाएं, वो सारी चीजें उसमें लिखी होनी चाहिए। ऐसे और भी कई क्षेत्र हैं जहां सरकार नियमन को लेकर अपनी अहम भूमिका निभाती है। मुद्रा एवं साख नामक अध्याय में हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा, जिसमें भारत में यह बैंक सभी व्यावसायिक बैंकों की क्रियाकलापों पर अपना नियंत्रण रखती है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों सरकारी बजट। तो सरकार की अनेक जिम्मेदारियां होती है, उसे कई कार्य करने पड़ते हैं। इन कार्यों को करने के लिए सरकार को पैसे एकत्र करने और फिर खर्च करने की जरूरत होती है। इन कार्यों को करने के लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता होती है उसे लोगों से टैक्स के रूप में एकत्रित किया जाता है। सरकार कई तरह के कर लगाती है। सरकार जो कर वसूली करती है उसे राजस्व कहा जाता है। सरकार को खर्च करने के लिए राजस्व की जरूरत होती है। सरकार के राजस्व और उसके खर्च का पूरा लेखा जोखा बजट कहलाता है। बजट में जिन बातों का समावेश होता है वो है, पहला, सरकार कितना पैसा खर्च करेगी। दूसरा, अलग अलग विभागों को खर्च करने के लिए कितनी राशि दी जाएगी, अर्थात शिक्षा, खाद्य, रक्षा आदि मदों पर कितना कितना खर्च किया जाएगा, इसका विस्तृत जानकारी होता है। तीसरा, कौन कौन से कर लगाए जाएंगे, इनमें कुल कितना राजस्व संग्रहित किया जाएगा, साथ ही किन किन करों की दर में परिवर्तन किया जाएगा। चौथा, सरकार के खर्च अगर संग्रहित राजस्व से अधिक है तो कितनी राशि से उधार लेनी पड़ेगी। हम यहाँ पर वर्ष 2016-17 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के बजट की कुछ मुख्य बातों का अध्ययन करेंगे और इससे अनुमान लगा सकेंगे कि बजट क्या होगा। तो बच्चों, विधानसभा में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट, उसमें प्रस्तावित प्रावधान के संबंध में अध्ययन करते हैं। वर्ष 2016-17 में कुल 70,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो 2015-16 की तुलना में 6% ज्यादा है। वर्ष 2016-17 में कुल राजस्व 62,000 करोड़ रुपए संग्रहित होगा, जो 2015-16 की तुलना में 5% ज्यादा है। वर्ष 2016-17 के लिए शिक्षा, सड़कों व पुलों, पेंशन, दवाइयों और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए आवंटित राशि में बढ़ोतरी की गई है। इसके विपरीत
खाद्य एवं संग्रहण विभाग के लिए आवंटित राशि में काफी कटौती की गई। वर्ष 2016-17 में बिक्री कर से 12,000 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होने की संभावना है। यद्यपि बजट सरकार द्वारा तैयार और प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन इसे पारित करने में विधानमंडल की अहम भूमिका होती है। भारत के संविधान में यह व्यवस्था दी गई है कि केंद्रीय बजट संसद में प्रस्तुत और पारित किया जाएगा। राज्यों का बजट संबंधित राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत और पारित किया जाएगा। साथ ही दोनों करों और व्यय की जाने वाली राशि के लिए सरकार को संसद या विधानसभा से स्वीकृति लेनी होगी। बजट पर संसद का नियंत्रण होता है। संसदीय नियंत्रण के पीछे यह धारणा है कि हमारा देश एक प्रजातांत्रिक देश है, जिसमें चुने हुए जनप्रतिनिधियों को बजट पर नियंत्रण के अधिकार दिए गए हैं। वे चाहते हैं कि सरकारी राजस्व का सही उपयोग हो तथा कर संग्रहण करने की प्रणाली उचित और पारदर्शी हो। सरकार द्वारा बजट प्रस्तुत आम लोगों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। इसके साथ ही लोक कल्याणकारी तथा देश की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए बजट। क्योंकि बजट सरकार की योजनाओं और विचारों का दर्पण होता है, इसलिए जनप्रतिनिधियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकार विकास के मार्ग पर चलती रहे और इस दिशा से भटके नहीं। संसद का बजट सत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। बजट पारित करने से पहले उस पर कई दिनों तक लंबी चर्चा की जाती है। विपक्ष सरकार के बजट पर बहस, आलोचना और रचनात्मक सुझाव देकर अहम भूमिका निभा सकती है। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे जनता की भागीदारी और बजट। बजट सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों को अमल में लाने का एक माध्यम होता है। पर्याप्त बजट का प्रावधान और पैसे की समुचित प्रबंधन नहीं होने पर सरकार की योजनाएं और कार्यक्रम केवल वादे बनकर रह जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए रोजी रोटी अधिकार अभियान। तो इसके अंतर्गत एक एनजीओ के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि सरकार ने सार्वजनिक वितरण व्यवस्था पीडीएस के तहत दाल या तेल को शामिल नहीं किया गया है, जबकि यह उसका चुनावी वादा था। कई राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत दाल या तेल उपलब्ध कराया जाता है। इतना ही नहीं, शनिवार को होने वाले पब्लिक ऑडिट को भी बंद करवा दिया गया है। उचित मूल्यों की दुकानों में राशन कब पहुंचेगा, इसकी सूचना देने वाले एसएमएस अलर्ट को भी बंद कर दिया गया है। दिल्ली सरकार को सौंपे गए चार्टर में यह भी मांग की गई कि बच्चों को रोजाना मध्याह्न भोजन या आंगनबाड़ियों में अंडे, दूध और फल दिए जाएं। चार्टर में यह भी उल्लेख किया गया कि दिल्ली के सभी जिलों में मातृत्व अधिकारों का क्रियान्वयन बाकी है। इसमें कहा गया कि एनएफएसए के अनुच्छेद 4 के तहत गर्भवती और स्तनपान करवाने वाली महिलाओं को मातृत्व अधिकार के तहत 6,000 रुपए मिलने चाहिए। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कर, टैक्स। तो सरकार के आय, जिसे हम राजस्व कहते हैं, तो राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत टैक्स होता है। सरकार कई तरह के कर से आय संग्रहित करती है। इनमें से कुछ करों जैसे मूल्य संवर्धित कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, आयकर, संपत्ति कर, सीमा कर, इनके बारे में आप सुने होंगे। इन करों को मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला प्रत्यक्ष कर और दूसरा अप्रत्यक्ष या परोक्ष कर। अब हम पढ़ेंगे बच्चों अप्रत्यक्ष कर। तो अप्रत्यक्ष कर, इसे वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। आपने किसी वस्तु के पैकेट पर अधिकतम खुदरा मूल्य के साथ यह लिखा पढ़ा होगा कि कर सहित। इसका सीधा सा अर्थ है कि कीमत में कर शामिल है। इसी तरह कई प्रकार की सेवाओं जैसे टेलीफोन या मोबाइल के बिलों में भी कर शामिल रहता है।
अब हम कुछ महत्वपूर्ण करों के उदाहरण के साथ समझेंगे। पहला, उत्पाद शुल्क। तो यह शुल्क जो है वो कारखानों में उत्पादित या निर्मित होने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है। निर्मित वस्तुओं के कारखाने के गेट से बाहर होने से पहले उस पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। कारखाने का मालिक या प्रबंधक उत्पादन की मात्रा के अनुसार सरकार को यह उत्पाद शुल्क देता है। उत्पाद शुल्क वैसे तो कारखानों से वसूल किया जाता है, लेकिन वास्तव में इसे उपभोक्ताओं को ही देना पड़ता है। कारखाने का मालिक अपने सामान को बेचते समय उसकी कीमत में कर जोड़ देता है। उदाहरण के लिए, एक टीवी की कीमत 10,000 रुपए है। कंपनी इस पर 1,200 रुपए का उत्पाद शुल्क लगा देती है। तो इस शुल्क को भी टीवी की कीमत में जोड़ देते हैं। उपभोक्ता जब टीवी खरीदता है तो उसे यह उत्पाद शुल्क भी चुकाना पड़ता है। वस्तुओं पर करारोपण करने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है, लेकिन कुछ कच्चे माल पर भी कर लगाने से उनके दाम बढ़ जाते हैं। उदाहरण के लिए, साइकिल बनाने के लिए स्टील पाइप जरूरी है। स्टील कंपनियों को लौह अयस्क और कोयले की जरूरत होती है। सरकार अगर लौह अयस्क पर कर बढ़ाती है तो इसका प्रभाव साइकिल उद्योग पर भी पड़ेगा। स्टील से बनने वाली सभी वस्तुओं के दामों में बढ़ोतरी हो जाएगी। इसी तरह केवल अयस्क पर ही कर लगाने से अन्य सभी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि उत्पादन की प्रक्रिया एक दूसरे के साथ श्रृंखलाबद्ध रूप से जुड़ी रहती है, जिसके कारण इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। कोई भी वस्तु उत्पादन या निर्माण के बाद विक्रेताओं की एक पूरी श्रृंखला से होकर गुजरती है। उत्पाद शुल्क किसी वस्तु के उत्पादन पर लगता है, जबकि बिक्री कर वस्तु के विक्रय पर लिया जाता है। जब कोई वस्तु खरीदें तो उस पर बिल लीजिए। उस बिल में वस्तु की कीमत के साथ मूल्य संवर्धित कर भी जुड़ा रहता है। बिक्री कर सूचित करता है कि इस कर को वस्तु बेचने वाला सरकार को देता है। उत्पाद शुल्क की तरह ही बिक्री कर का भार भी उपभोक्ताओं के ऊपर डाल दिया जाता है, जिससे उपभोक्ता को क्रय की गई वस्तु के लिए अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है। जैसे टीवी की कीमत 10,000 रुपए थी, कंपनी ने इसमें अपना 1,200 रुपए उत्पाद शुल्क को जोड़कर उपभोक्ता को 11,200 रुपए में बेच दिया। लाभ और कर का अनुपात अलग अलग वस्तुओं और सेवाओं के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि वस्तु चाहे कोई भी हो, उसकी कीमत में कर जुड़ा रहता है। इसी तरह कई प्रकार की सेवाओं पर भी कर लगता है। सेवा कर में कुछ सामान्य उदाहरणों के माध्यम से हम समझ सकते हैं। स्पीड पोस्ट, टेलीफोन, मोबाइल सेवा, रेस्टोरेंट, रेलगाड़ियों में वातानुकूलित डिब्बों में सफर जब हम करते हैं तो इसमें भी टैक्स जुड़ा हुआ होता है। अब हम जैसे देखते हैं, उदाहरण के रूप में टीवी निर्माण की लागत मुनाफे सहित 10,000 रुपए, उसमें उत्पाद शुल्क 1,200 रुपए, परिवहन, संग्रहण और रिटेलर की लागत 1,000 रुपए, विक्रेता का लाभ 1,000 रुपए, बिक्री कर 1,650 रुपए। अब इन सारी चीजों को जब हम जोड़ देते हैं तो उपभोक्ता के लिए जो कीमत है वो बनेगी 14,850 रुपए। तो वस्तुओं पर लगने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण कर सीमा शुल्क भी है, जो विदेशों से आयात होने वाली सभी वस्तुओं पर लगाया जाता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति विदेश से लौट रहा है और अपने साथ एक कैमरा खरीद कर ला रहा है, तो उसे हमारे देश के हवाई अड्डे पर तो सीमा शुल्क के रूप में चुकाना होगा। अनेक कारखानों को विदेशों से मशीनें, कच्चा माल आयात करने पर भी उन्हें सीमा शुल्क देना पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों मूल्य संवर्धित कर। इसको भी अपन एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं। मूल्य संवर्धित कर, वैल्यू ऑफ एडेड टैक्स। तो तारा ने अपने स्कूल के कंप्यूटर के लिए साईं राम कंप्यूटर से 2 हार्ड ड्राइव खरीदी। बगैर वेट के बिल पर इसकी कुल कीमत 5,000 रुपए थी। इस पर 5%
वेट लगाया गया। वेट के रूप में 250 रुपए की राशि जोड़ने के बाद हार्ड ड्राइव की कुल कीमत 5250 रुपए हो गई। उसी प्रकार बच्चों प्रीति ने एलपीजी सिलेंडर खरीदा, लेकिन बिल में वेट जो है वो 0% था। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली में एलपीजी पर कोई वेट नहीं लगाया जाता। पिछले करीब एक दशक से वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स को मूल्य संवर्धित कर प्रणाली में बदल दिया गया है और इसे वेट नाम दिया गया है। यह उत्पाद और बिक्री कर दोनों के लिए किया गया है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक बिस्किट निर्माता एक विश्वसनीय व्यक्ति से कच्चा माल खरीदता है। वह व्यक्ति उस बिस्किट निर्माता को बिल देता है जिसमें कच्ची सामग्री का नाम, सामग्री की लागत, कर और कुल बिल, ये सारी चीजें अंकित होती है। जैसे हम देखते हैं कच्चे माल का नाम गेहूं, आटा, शक्कर, सामग्री की लागत 90 रुपए, टैक्स 10 रुपए, कुल बिल 100 रुपए। तो ये जो 100 रुपए है वो इनपुट होगा। अब मान लीजिए वह बिस्किट निर्माता 450 रुपए की बिस्किट बनाता है। इसमें सभी लागत जैसे कच्ची सामग्री की कीमत, श्रमिकों की मजदूरी, ऑफिस और कारखाने का किराया शामिल है। वह इसमें यदि अपने लाभ का 50 रुपया भी जोड़ लेता है तो अब कुल कीमत आउटपुट 500 रुपए हो गया। वह इसके बिस्किट को एक व्यापारी को बेच देता है। याद रखिए निर्माता को बिस्किट की बिक्री पर कर चुकाना होगा। मान लीजिए कर की यह दर जो है वो 10% है, तो उसे कितना कर चुकाना होगा? मूल्य संवर्धित कर प्रणाली वेट में उत्पादक केवल मूल्य संवर्धन कर पर ही कर चुकाता है। कुल उत्पादित माल आउटपुट 500 रुपए का है। खरीदी की गई कच्ची सामग्री इनपुट की लागत 100 रुपया है। इस तरह मूल्य संवर्धन बराबर 500 रुपए आउटपुट और 100 रुपए इनपुट का अंतर, ये है 400 रुपए। इस तरह 400 रुपए बिस्किट निर्माता को 10% के हिसाब में से केवल 40 रुपए ही कर देंगे। इस निर्माण में जिस आउटपुट कच्चा माल का इस्तेमाल किया गया है उस पर पहले से ही कर दिया जा चुका है। इस पर दोबारा कर नहीं लिया जाएगा। इस प्रणाली में सरकार को कुल मिलाकर पहले 10 दिया गया था और वर्तमान में 40। इस प्रकार 50 रुपए का कर सरकार को मिलेगा। सभी निर्माताओं और व्यापारियों को बिक्री और खरीदी का सही रिकॉर्ड रखना होता है। इसी बिल के आधार पर वे दावा कर सकते हैं कि इनपुट पर पहले से ही भुगतान हो चुका है। इससे कर विभाग विक्रेता और क्रेता के बिलों का मिलान कर सकेंगे। इस तरह इस प्रणाली में कर चोरी की संभावना काफी कम होगी। अब हम पढ़ेंगे बच्चों वस्तु और सेवा कर, जीएसटी, गुड्स सर्विस टैक्स। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है जीएसटी का फुल फॉर्म लिखिए, तो गुड्स सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। तो वर्तमान में कई तरह के अप्रत्यक्ष कर हैं, जैसे उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, सेवा कर। तो इस तरह सामान और सेवाओं दोनों पर अलग अलग कर है। इसके अलावा राज्यों में कर की दरें भी अलग अलग है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश की तुलना में दिल्ली में पेट्रोल सस्ता है। वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स सर्विस टैक्स, इसको अपन एकल कर भी कहते हैं। यह कर भी जो है मूल्य संवर्धन कर है और किसी वस्तु के उत्पादन के प्रत्येक चरण में केवल उसी हिस्से पर लगेगा जितनी उस वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई है। इसके अलावा कर की दरें भी सभी राज्यों में एक समान रहेगी। अब हम पढ़ेंगे बच्चों प्रत्यक्ष कर। तो कुछ कर ऐसे होते हैं जो व्यक्तिगत रूप से सीधे सरकार को देने होते हैं। ये कर व्यक्ति की आय या कंपनियों अथवा व्यापार में होने वाली आय पर लगता है। इन करों को प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। हमारे यहाँ दो प्रमुख प्रत्यक्ष कर है, पहला आयकर और दूसरा निगम कर। कारखाने या व्यापार करने वाले कंपनियों को निगम कर के रूप में टैक्स चुकाना होता है।
यह कर इन कंपनियों को अपने सभी खर्चों जैसे कच्चा माल, कर्मचारियों के वेतन इत्यादि को काटने के बाद में जो अर्जित आय होती है उस पर टैक्स देना होता है। आयकर इसके अंतर्गत व्यक्ति की निजी आय पर कर लगाया जाता है। आय के कई स्रोत हो सकते हैं जैसे वेतन, भत्ते और पेंशन। इसके अलावा कोई व्यक्ति बैंक में रखी गई जमा पर भी ब्याज अर्जित कर सकता है। अपनी किसी संपत्ति को किराए पर देकर भी वह आय प्राप्त कर सकता है। इन सभी आय पर आयकर देना होता है। आयकर एक निश्चित आय से अधिक आय पर राशि प्राप्त होने पर हमको आयकर देना पड़ता है। आयकर कुल आय का एक निश्चित प्रतिशत होता है। जितनी अधिक आय होगी उसे उतना ही अधिक आयकर का भुगतान करना होता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों करारोपण में न्याय संगतता। हमें किस कर प्रणाली को अपनाना चाहिए यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे समाज में रहने वाले लोगों की सोच क्या है। कई लोगों का मत है कि कुछ खास लोगों के पास तो लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति है, जबकि एक वर्ग ऐसा भी है जो 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से खा पाता है। इस प्रकार आय की इतनी अधिक असमानता उचित नहीं है। इसलिए सरकार को संपन्न लोगों से अधिक कर लेना चाहिए और गरीबों से कोई कर नहीं लेना चाहिए या न्यूनतम कर वसूलना चाहिए। अगर सरकार चाहे तो संग्रहित किए गए आय से गरीबों को बेहतर मौके उपलब्ध करवाकर उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकती है, सुधार कर सकती है। आयकर के नियमों के अनुसार जिनकी आय अधिक है कुल कर में उनका हिस्सा भी सबसे अधिक रहेगा तथा जिनकी आय कम है कुल कर में उनका हिस्सा भी कम रहेगा। जहां तक अप्रत्यक्ष कर की बात है, किसी वस्तु को खरीदने पर अमीर और गरीब दोनों को समान दर से कर देना होगा। अगर अमीरों और गरीबों के बीच में कर के मामले में अंतर करना है तो इसका एक उपाय यह है कि आवश्यक वस्तुओं पर कोई कर नहीं लगाना चाहिए और विलासिता लग्जरी की वस्तुओं पर जैसे कार, लैपटॉप, एयर कंडीशनर, रेस्टोरेंट में भोजन करने पर टैक्स लगाना चाहिए। वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाते समय सरकार को एक और जरूरी बात ध्यान में रखनी चाहिए। ऐसी कई वस्तुएं और सेवाएं हैं जिनका लोग सीधे उपभोग नहीं करते, जैसे डीजल, एल्युमिनियम, स्टील, मशीनें, ट्रक टायर्स। लेकिन जब इन चीजों पर कर बढ़ जाता है, कर लगाया जाता है, तो इनके उपयोग से बनने वाली अन्य वस्तुओं या इनकी मदद से परिवहन होने वाली चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। इस प्रकार भले ही गरीब लोग केवल अनाज या कपड़े खरीदते हैं, लेकिन डीजल या स्टील पर कर बढ़ने से उसका एक हिस्सा गरीबों को भी भुगतान करना होता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कर अपवंचना या कर चोरी। तो कई लोग अपनी आय का पूरा विवरण नहीं देते, बल्कि जितना कमाते हैं उसकी तुलना में बहुत कम दर्शाते हैं। तो छुपा कर रखी गई इस आय को काला धन कहा जाता है। बच्चों परीक्षा में कई बार पूछा जाता है काला धन किसे कहते हैं। तो आपको लिखना है कई लोग अपनी आय का पूरा विवरण नहीं देते, बल्कि जितना कमाते हैं उसकी तुलना में बहुत कम दर्शाते हैं। तो छुपा कर रखी गई इस आय को ही काला धन कहा जाता है। कई कारखानों के मालिक, अमीर, जमींदार, व्यापारी जितना कमाते हैं उससे बहुत कम दिखाते हैं। जिन लोगों को एक निश्चित मासिक वेतन मिलता है उनकी आय की गणना आसानी से कर सकते हैं। उनकी आय पर कर जहां से वो वेतन प्राप्त करते हैं वहां से सीधा सीधा काट लिया जाता है। इसलिए वेतन पर कर की चोरी करना काफी मुश्किल होती है। इन लोगों की आय के और भी कई अन्य स्रोत हो सकते हैं। चूंकि कृषि से अर्जित आय पर कर नहीं लिया जा सकता, इसलिए इनमें कई लोग दूसरे स्रोतों से प्राप्त आय को कृषि से अर्जित आय बता देते हैं और आसानी से कर चोरी कर लेते हैं। इस प्रकार कर की चोरी करने वाले लोग कई तरह के होते हैं जो अपने पास काला धन एकत्रित करके रखते हैं। काले धन पर अंकुश लगाने के लिए आयकर विभाग के द्वारा समय समय पर कर चोरी करने वाले लोगों के ठिकानों पर छापे भी मारे जाते हैं।
विभाग जो है वो कर चुकाने की प्रक्रिया को और भी आसान बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, ताकि लोग कर का भुगतान आसानी से कर सके। दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष कर को आसानी से संग्रहित किया जा सकता है, क्योंकि इन्हें संग्रहित करने के स्थल अपेक्षाकृत कम होते हैं। जैसे उत्पादन शुल्क कारखानों से ही प्राप्त किया जा सकता है, सीमा शुल्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे व बंदरगाहों से, और बिक्री कर व्यापारियों से वसूल लिया जाता है। बिक्री कर में भी कर की चोरी की जाती है। जैसे कई व्यापारी समुचित बिल जारी नहीं करते, अपने आधिकारिक बही खातों में बिक्री को बहुत कम दिखाते हैं। वैट का मकसद ही वस्तुओं और सेवाओं पर होने वाली इस कर चोरी को कम करना है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कर और व्यय अंतरराष्ट्रीय तुलना। तो कर पर मिलने वाली छूट और कर चोरी के कारण भारत में कर संग्रहण अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। इसलिए भारत में कर संग्रहण के साथ साथ सरकार द्वारा किए जाने वाले खर्च भी कम है। अब हमें इसको एक आंकड़े के रूप में देखते हैं, विदेशों के साथ तुलना करते हैं। कर संग्रहण और कुल खर्च जीडीपी में कितना अन्य देशों के साथ में हमारे भारत का अंतर। तो देशों के नाम जैसे चीन में कुल कर संग्रहण 19.4%, कुल खर्च 29.7%, मानव पूंजी पर खर्च 7.2% किया जाता है। भारत में कुल कर संग्रहण 16.6%, कुल खर्च 26.6%, मानव पूंजी पर 5.1% खर्च किया जाता है। उसी प्रकार से बच्चों ब्रिटेन में कुल कर संग्रहण 32.9% और कुल खर्च 41.4%, मानव पूंजी पर खर्च 13.4%। अमेरिका के संबंध में देखते हैं तो अमेरिका में कुल कर संग्रहण 25.4%, कुल खर्च 35.7%, मानव पूंजी पर खर्च 13.7%। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में कर संग्रहण जीडीपी प्रतिशत में अन्य देशों की तुलना में कम है। तो इसके पीछे यह तर्क दिया जाता है कि भारत एक गरीब देश है, जिसके कारण यहाँ के लोगों की कर देने की क्षमता काफी कम है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों सरकारी बजट और कर निर्धारण का सारांश। तो सरकार देश के विकास के लिए खर्च कर सके, इसके लिए कर जरूरी है। सरकार आम लोगों को सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने, लोगों को उनकी आजीविका दिलवाने और देश की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है। सरकार प्रत्येक वर्ष बजट पेश करती है, जिसमें वर्ष भर में होने वाले खर्च और उस खर्च के लिए राजस्व की व्यवस्था का लेखा जोखा होता है। राजस्व कई प्रकार के करों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जिनमें प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर भी शामिल होते हैं। अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है और इस तरह लगभग हर व्यक्ति परोक्ष रूप से सरकार को कर देता है। प्रत्यक्ष कर निजी तौर पर दिया जाता है, व्यक्ति अपनी आय पर और कंपनियां अपने लाभ पर प्रत्यक्ष कर देती है। यद्यपि प्रत्यक्ष कर अधिक न्याय संगत है, लेकिन सरकार के कुल राजस्व संग्रहण में इसका हिस्सा लगभग 36% ही है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही करों से होने वाले कर संग्रहण को करों की चोरी प्रभावित करती है। अगर कर चोरी की समस्या को कम किया जा सके, सरकार आम लोगों के हित के लिए और भी बेहतर तरीके से काम कर सकती है। तो इसी के साथ ही हमारी यह क्लास समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।